हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज हैं आपके वो CUET 2025 का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो उद्गम बैच है, ठीक है, तो जो कि स्टार्ट हो चुका है आपका, हमारा एप्लीकेशन में जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। 28 फरवरी 2025 को हमने इसे स्टार्ट कर दिया है। हमारा एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने जो है एंड्रॉयड फोन से या iOS फोन से। ठीक है, आप जो है हमसे व्हाट्सएप पे भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 8882608880 पर। और साथ ही आप हमारे कंटेंट रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.gurukulmind.com उस पर जो है आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। और यहाँ पे पहला जो हमारा एमसीक्यू है, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। व्हाट वाज नेहरूज प्राइमरी चैलेंज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी ये पूछ रहा है स्वतंत्रता के बाद के भारत में नेहरू की मुख्य चुनौती क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन आपका जब आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे CUET का, ठीक है, उसमें एक आपका टॉपिक आता है नेशन बिल्डिंग्स एंड इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, राष्ट्र निर्माण और उसकी जो चुनौतियां हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, ठीक है, उससे ये रिलेटेड आपका एमसीक्यू है। तो इसमें ऑप्शन दिया है क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण उनके सामने जो है एक चुनौती थी। और दूसरा है इसमें यूनाइटिंग ए डाइवर्स नेशन या विविध राष्ट्र को एकजुट करना। या तीसरा है एक्सपेंडिंग द मिलिट्री यानी सैन्य विस्तार। या डी है इसका आपका कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी, चाहे वो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या उस टाइम के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, तो इनके सामने जो था, क्योंकि भारत जो था वो पूरा बिखरा हुआ भारत था हमारा। 565 जो है रियासतें थी, ठीक है, और ऊपर से जो है पाकिस्तान का डिवीजन हो चुका था। बहुत सारी रियासतें ऐसी थी, ठीक है, जो भारत में ही रहना पसंद कर रही थी या भारत संघ में शामिल होना चाहती थी। कुछ जो आपकी प्रिंसली स्टेट यानी रियासतें थी वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी और कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी यानी स्वतंत्र रूप से अपना, यानी वो एक तरीके से कहते हैं ना खुद मुख्तार वो रहना चाहती। तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी उनके सामने वो थी यूनाइटिंग ए डाइवर्स नेशन, यानी इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, उसको यूनाइट करना सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ ही सरदार पटेल जो कि देश के होम मिनिस्टर थे उनके सामने। तो इसमें हुआ क्या था कि सरदार पटेल की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो है पूरे देश को इसको डाइवर्स करे, खास तौर पे जो प्रिंसिपल स्टेट के मैटर्स थे। और इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्रिंसली स्टेट मिनिस्ट्री यानी रियासती विभाग मंत्रालय। उसका मंत्री जो है वो सरदार पटेल को बनाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका बी, विविध राष्ट्र को एकजुट करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाई वाज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्रूशियल फॉर इंडियाज स्टेबिलिटी, यानी भारत की स्थिरता के लिए रियासतों का एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं टू एक्सपेंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। क्या हम चाहते थे कि जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, या व्यापार की जो संभावनाएं हैं या अवसर हैं उनका हम विस्तार करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है टू एस्टेब्लिश ए फेडरल गवर्नमेंट यानी संघीय सरकार की स्थापना करना। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है सी, टू कंसोलिडेट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करना। और साथ ही टू वीकन लोकल रूलर्स यानी स्थानीय शासकों को कमजोर करना। देखिए स्थानीय शासकों को कमजोर करना तो जो है मकसद था ही नहीं, ना ही हम जो है कहीं से कहीं तक भी उस टाइम की हमारी जो लीडरशिप थी वो अपने जो है ट्रेड जो है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को यानी आपके व्यापार के जो अवसर हैं उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वह थी टू कंसोलिडेट टेरिटरी इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करना जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज सी इज राइट आंसर। ठीक है, टू कंसोलिडेट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए, तो ये जो हमारा क्वेश्चंस हैं सारे ये नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम यानी राष्ट्र निर्माण और उसकी जो चुनौतियां हैं उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपका व्हाट प्रिंसिपल गाइडेड द लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया।
यानी भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का मार्गदर्शन किस सिद्धांत ने किया था? पहले ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इसकी कहानी बताएंगे आपको। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशियंसी यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता, मिलिटरी डिफेंस स्ट्रेटजीज यानी सैन्य रक्षा रणनीतियां, या रिकॉग्नाइजिंग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज यानी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देना, या रिलीजियस कंपोजिशंस यानी धार्मिक रचना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाषाई पुनर्गठन का मार्गदर्शन किस सिद्धांत पर किया गया था। ठीक है, देखिए क्या था कि अगर हम बात करें, भारत जब स्वतंत्र हुआ, देश आजाद हुआ, आजाद होने से पहले क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी जिसने एक लंबी राजनीतिक लड़ाई जो थी, वो राजनीतिक और साथ ही सामाजिक दोनों लड़ाई जो है उसने लड़ी थी ब्रिटिशर्स के सामने। ठीक है, तो उन्होंने जो है पहले से उनका एक मोटिव भी था कि हम जो है भाषाई आधार पर जो है वो प्रदेशों को डिवाइड करेंगे और भाषाई आधार पर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की वो डिमांड रखते थे। लेकिन जैसे ही देश जो है आजाद हुआ, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के मस्तिष्क में आया कि ये देश की यूनिटी के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। लेकिन बाद में फिर जो है आप उसमें पढ़ते हैं कि अलग आंध्र राज्य के लिए जो पोट्टी रामुलु थे, श्री पोट्टी रामुलु, उन्होंने कंसर्न कर दिया था। उसके बाद पहला स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश बना था। तो मेन जो था वो आपका वो था भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रिकॉग्नाइजिंग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है कि विच इवेंट लेड टू द फर्स्ट इंडो पाकिस्तानी वार इन 1947 एंड 48, यानी किस घटना के कारण 1947-48 में प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ठीक है, ये आपको इसका आंसर देना है। आपको पता है कि 1947 के बाद पहला जो युद्ध था वो भारत पाकिस्तान का 1948 में ही हो चुका था। ठीक है, 1948 में पाकिस्तान की तरफ से जो है एक अटैक जो है वो भारत की तरफ किया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है इंडियाज इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा, या मिलिट्री एग्रेशन बाय चाइना, चीन द्वारा सैन्य आक्रमण, या इन्वेजन ऑफ कश्मीर बाय पाकिस्तानी ट्राइबल जो है मिलिशियाज, यानी पाकिस्तानी जनजातीय जो मिलिशिया हैं उनके द्वारा कश्मीर पर जो है आक्रमण किया गया था, या रीसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज या शरणार्थियों का पुनर्वास की जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से किया गया था। देखिए शरणार्थियों की जो प्रॉब्लम्स थी वो खाली भारत के साथ ही नहीं थी, वो पाकिस्तान के साथ भी थी। जैसे ही पाकिस्तान और भारत डिवाइड होते हैं, दोनों तरफ से जो है लोग मूव करते हैं। कुछ लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से भारत की तरफ आते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो भारत से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं किया गया था कि वो एक युद्ध का कारण हो सकता है। कारण ये था युद्ध का कि मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। यहाँ पे क्या था कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चलाया था, माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन प्लान में ये बताया गया था कि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो या तो भारत संघ में मिल सकती हैं, या वो क्या कर सकती हैं, वो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, या वो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रह सकती हैं। तो उनमें से एक जो है रियासत थी आपकी जम्मू कश्मीर, जिसके जो है महाराजा थे महाराजा हरि सिंह, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, यानी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या था कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक ट्राइबल इन्वेजन किया गया था कश्मीर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो है जब कश्मीर के ऊपर ये इन्वेजन होता है, महाराजा हेल्प के लिए जो है भारत सरकार से बात करता है, तो तत्कालीन गृह मंत्री आपके जो होते हैं सरदार पटेल, वो वहां पे मिलिट्री भेजते हैं, जो एक युद्ध का कारण बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी, इन्वेजन ऑफ कश्मीर बाय पाकिस्तानी ट्राइबल मिलिशियाज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आपके जो है सीयूईटी में जो है आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके। और अगर आपको हमारी जो एप्लीकेशंस है उसको जो है इंस्टॉल करना है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और उसमें टाइप कीजिए गुरुकुल माइंड, और वहां से हमारी जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐप पे भी जो है बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है, वहां से आप हमारा सीयूटी का जो कोर्स है उसको आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं यहाँ पे। व्हाट वाज द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द 1947 पार्टीशन, यानी 1947 के विभाजन का प्रमुख परिणाम क्या था? रीजन नहीं बताना है आपको, आपको परिणाम बताना है, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं उसके। इसमें ए ऑप्शन दिया है इकोनॉमिक डाउनटर्न इन इंडिया,
क्या ऐसा आने से भारत में आर्थिक मंदी आई थी? मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, यानी लोगों का सामूहिक जो है वो विभाजन वहां पे देखने को, सॉरी सामूहिक जो है आपका विस्थापन, यानी यहाँ पे एक मास डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है पीपल्स का, यानी पीपल्स इधर से उधर जाते हैं। और सी इसमें दिया दिया है इमीडिएट पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या जो है पार्टीशन होते ही जो है भारत और पाकिस्तान में दोनों में इमीडिएट जो है शांति हो गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए क्या था कि अगर हम बात करें थोड़ा सा हम पहले जाएं, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान की पहले से ही डिमांड कर रहे थे, उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा जो है एक्शन लिया था बंगाल में, नोवाखली का दंगा हुआ था। और उसके बाद जो है देखा जाए तो देश में जो है अस्थिरता देखने को जगह जगह मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही बंटवारे पर मुहर लग जाती है ये शांति स्थापित हो जाती है। उसके बाद का जो मंजर था वो भी बहुत जो है भयानक था। बाद में लोग विस्थापन करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया है मिलिटरी डिक्टेटरशिप इन इंडिया। भारत में क्या जो है आपका सैन्य तानाशाही थी? बिल्कुल नहीं थी। हालांकि पाकिस्तान में बाद में जो है आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना एंड लियाकत अली खान, वहां पे अयूब खान की डिक्टेटरशिप हमें देखने को मिलती है। मिलिट्री को जो है पाकिस्तान में जल्दी हो जाता है, लेकिन भारत में नहीं होता है। भारत में आज तक जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं आई है। भारत में डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट बनती है और डेमोक्रेटिक जो है सरकारें यहाँ पे आज तक चलती आई हैं कंटिन्यू। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, चलिए, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मेन रीजन नेहरू एम्फसाइज्ड सेकुलरिज्म, यानी नेहरू द्वारा धर्मनिरपेक्षता पर जोर देने का मुख्य कारण क्या था? क्यों नेहरू जो है वो चाहते थे कि भारत जो है वो एक सेक्युलर स्टेट बने, एक लोकतांत्रिक स्टेट बने? उसके पीछे की वजह जो है आपको बतानी है। ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो एक रिलीजन के बिहाफ पे हुआ था। ठीक है, एक रिलीजियस ग्रुप जो है वो अलग पाकिस्तान की मांग रख रहा था, और भारत में भी जो है एक रिलीजियस ग्रुप की बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है यहाँ पे बच जाती है। तो इस हिसाब से आपको आंसर देना है टू एलिमिनेट रिलीजियस इन्फ्लुएंस फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी राजनीति से धार्मिक प्रभाव को खत्म करना। क्या ऐसा था? टू सप्रेस द मेजोरिटी कम्युनिटी, यानी यहाँ पे देखा जाए बहुसंख्यक समुदाय को दबाना। ठीक है, तीसरा आंसर दिया है टू एंश्योर इक्वल राइट फॉर माइनॉरिटीज एंड मेंटेन नेशनल यूनिटी, यानी अल्पसंख्यकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। टू एस्टेब्लिश ए सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखने में आपको ये सारे ऑप्शन जो है एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन है इसका कि क्या जो है वो जो इंडियन पॉलिटिक्स है, भारत की राजनीति थी, उसमें इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते थे, रिलीजियस इन्फ्लुएंस को। देखिए क्या था कि अगर हम बात करें, भारत क्या था कि वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस तो था ही नहीं। नहीं जो है हिंदू धर्म का इन्फ्लुएंस राजनीति में बहुत ज्यादा था पहले से, या मुस्लिम जो इस्लाम है उनका नहीं था। किसी भी रिलीजियस ग्रुप्स का जो है वो इन्फ्लुएंस था, इतना ज्यादा था नहीं, ताकि जो है नेहरू जी को खत्म करना पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जरूर अलग अलग थी, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हम बिल्कुल जो है रिलीजियस इन्फ्लुएंस यहाँ से खत्म कर दे। तो इसलिए इसका जो ए है ये इसका ऑप्शन नहीं है। टू सप्रेस द मेजोरिटी कम्युनिटी, क्या वो चाहते थे कि भारत में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, यानी हिंदू यहाँ पे जो है मेजोरिटी कम्युनिटी थी, उसको वो दबाना चाहते थे? ऐसा भी कोई जो है उनका औचित्य नहीं था। और टू एस्टेब्लिश ए सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, क्या वो यहाँ पे जो है एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है लाना चाहते थे? ठीक है, देखिए क्या था कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक जो सिस्टम था उसके, हालांकि जो आपके नेहरू जी थे वो समर्थक जरूर थे, लेकिन वो सोशलिस्ट सिस्टम तो लाना चाहते थे, लेकिन हम जो है कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं लाना चाहते थे। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो था यहाँ सी, क्योंकि भारत में जो भी माइनॉरिटीज बच गई थी, चाहे वो मुस्लिम्स हों, सिख हों और पारसी हों, या आपके जैन समुदाय के लोग हों, या बौद्ध समुदाय के लोग हों, ठीक है, उनको जो है वो क्या चाहते थे कि इन लोगों को जो है इनके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना, और जब इनके समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे तो राष्ट्रीय एकता भी बनी रहेगी। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके, तो आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द रिफ्यूजीज क्राइसिस इंपैक्ट इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद शरणार्थी संकट ने भारत को
कैसे प्रभावित किया, ठीक है, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है, इट स्ट्रेंथेंड इंडियाज इकोनॉमी, यानी इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। बी है, इट लेड टू मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इससे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। और सी है, इट पैलेस्ड ए ह्यूज बर्डन ऑन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संसाधनों और प्रशासन पर भी भारी बोझ पड़ा। इट रिजल्टेड इन ए डिक्रीज इन कम्युनल टेंशन, इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक तनाव में कमी आई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि इससे क्या हुआ था, इससे जो संसाधन है यहाँ पे और साथ ही प्रशासन है उस पर एक प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि एक बहुत मैसिव डिस्प्लेसमेंट जो है पाकिस्तान की तरफ से वो भारत की तरफ हुआ था। तो इससे क्या हुआ था कि हमारे यहाँ संसाधनों पर एक बोझ देखने को मिलता है कि ये संकट जो है एक ऐसा देश, ठीक है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीबी के हाल में अंग्रेज यहाँ पे छोड़ के गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक मैसिव जो है यहाँ पे रिफ्यूजीज का जो सेटलमेंट का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखने को मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विच मूवमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो किस आंदोलन के कारण आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश जो था पहले ये मद्रास स्टेट हुआ करता था, और मद्रास स्टेट से जो है ये यहाँ पे जो तेलुगु भाषी लोग थे उनकी जो है डिमांड थी कि उनको जो है अलग से एक स्टेट, तेलुगु भाषी व्यक्तियों का अलग से स्टेट इसमें दिया जाए। और जिसमें मैंने अभी पहले बताया था कि एक वहाँ के जो है गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था श्री पोट्टी रामुलु, उन्होंने अनशन कर दिया था। अनशन के बाद जो है उनकी 51 दिन का अनशन चलता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। भारत में गांधी जी के बाद देखा जाए तो एक दूसरा व्यक्ति जिसने जो है गांधीवादी तरीकों से आंदोलन किया और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है पूरे देश में दंगे भड़क जाते हैं, ठीक है। सरकार के ऊपर जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन मार्क्स लगने लगते हैं। तो ये जो एक मूवमेंट थी उसको कहा जाता था विशालांध्र मूवमेंट, ठीक है। तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूं, इसका नाम था विशालांध्र मूवमेंट। और फिर इसके बाद पहली बार भारत में भाषाई आधार पर लिंग्विस्टिक बेस पहला जो है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, विशालांध्र आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यानी 1952 में पहली बार जो है आपका स्टेट बनता है, और उसके बाद जो है भारत सरकार को यानी इंडियन पार्लियामेंट को यानी भारतीय संसद को एक अधिनियम पारित करना पड़ जाता है जिसका नाम है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। हमें इसका ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक है, इसका जो है पर्पस बताना है, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स विद इन इंडिया, यानी भारत के भीतर स्वायत्त क्षेत्र बनाना। और इसका बी आंसर है, टू रिड्रो स्टेट बाउंड्रीज ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, यानी भाषाई आधार पर राज्य की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करना। या टू सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी यहाँ पे था कि सी आपका प्रशासनिक शक्ति को केंद्रीकृत करना। और डी है इसका, टू एलिमिनेट प्रिंसली स्टेट, क्या प्रिंसली स्टेट को ये एलिमिनेट करना चाहता था। तो देखिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट को एलिमिनेट करने का कोई मतलब नहीं बनता स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का, ठीक है। इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है आपका वो बी हो जाएगा, ठीक है, टू रिड्रो स्टेट बाउंड्रीज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस लाइन, लिंग्विस्टिक लाइंस, यानी भाषाई आधार पर राज्य की सीमाओं का पुनः निर्धारण करना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता था कि भाषा के आधार पर राज्य को जो है रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाई डिड लीडर्स इनिशियली रेसिस्ट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी नेताओं ने शुरू में राज्यों को के भाषाई पुनर्गठन का विरोध क्यों किया था। जो उस टाइम के लीडर्स की बात चल रही है कि जब जो है मैंने बताया था कि विरोध किया था बहुत सारे नेताओं में, उनमें खास तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका जो है मानना था कि अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा, कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये इंडिया की जो यूनिटी है उसको खतरे में न डाल दे। चलिए ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। दे वांटेड इंग्लिश एज द सोल नेशन लैंग्वेज, वे अंग्रेजी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में चाहते थे, बिल्कुल गलत है। दूसरा है, दे फियर्ड इट वुड कॉज नेशनल डिसइंटीग्रेशन, यानी उन्हें डर था कि इससे राष्ट्रीय विघटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। वैसे आगे भी पढ़ लेते हैं। दे प्रीफर्ड ए रिलीजियस बेस्ड डिवीजन, दे वांटेड टू प्रिजर्व द कॉलोनियल बाउंड्रीज, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी,
बी इज राइट आंसर। ठीक है, दे फियर्ड इट वुड कॉज नेशनल डिसइंटीग्रेशन। तो वो नेशनल डिसइंटीग्रेशन को कहीं ना कहीं उनके मन में डर था कि कहीं नेशनल डिसइंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय जो आपका विघटन है उसका खतरा इनके मन में रहा था। ठीक है, हालांकि आज तक जो है देखा जाए तो भाषाई आधार पर बहुत सारे स्टेट जो है उनका जो है निर्माण हो चुका है, चाहे वो आपका तेलंगाना बना है अभी, और आपका चाहे वो पंजाब और हरियाणा का डिवीजन हुआ हो, महाराष्ट्र गुजरात का डिवीजन हुआ हो, ठीक है, या मद्रास का और जो है आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ हो। तो ये क्या था कि देखा जाए तो ये सभी भाषाई आधार पर बने और देश का जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल स्ट्रोंग चल रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट अनरिजॉल्व्ड इश्यू फ्रॉम पार्टीशन कंटिन्यूज टू क्रिएट इंडो पाकिस्तान टेंशन, यानी विभाजन से संबंधित कौन सा अनसुलझा मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा कर रहा है? तो इसका ऑप्शन तो खैर जो है आप देश का जो है बच्चा बच्चा जानता है कि क्या कौन सा वो अनसुलझा डिस्प्यूट है, आज भी कौन सा वो विवाद है जो आज तक अनसुलझा रह गया, जो भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे की दीवार बनकर रह गया है। तो मिलिट्री स्पेंडिंग ऐसा तो है नहीं, कई मिलिट्री खर्च था। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स ये भी हो गए हैं हमारे। ठीक है, तो 6 नदियां हैं, सिंधु जो रिवर बेसिन सिस्टम है 6 में से 80% पानी 80-20 का उधर है, ऊपर वाली नदियों का, नीचे वाली का 20-80 का है जो रेसो है। तो ये भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, हालांकि छोटे मोटे डिस्प्यूट इसको लेकर भी चलते हैं। जब डैम वैम्स हम बनाते हैं तो पाकिस्तान बार बार जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच जाता है, और खैर वो तो पहुंचता ही है। आगे चलते हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। देखिए ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो है लगती रहती हैं, हटती रहती हैं। अभी हाल में जो है देखा जाए पाकिस्तान के साथ हमारा जो है जो ट्रेड है उस पर वो प्रतिबंधित है, व्यापार प्रतिबंधित है, लेकिन चल भी जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में जो है व्यापार चल जाता है। तो ये भी इसका जो है आंसर नहीं होगा, नहीं ये होगा और नहीं ये होगा। आंसर है इसका कश्मीर डिस्प्यूट। देखिए कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो आज भी बना हुआ है, क्योंकि जब ये युद्ध हो रहा था तो युद्ध को विराम दे दिया गया था, सीज फायर हो गया था। तो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ठीक है, और जो भारत के पास कश्मीर है वो तो कश्मीर है ही, वो तो भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो इश्यू जो है वो आज भी बना हुआ है, जिसे हम पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, कश्मीर डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। विच इंडियन लीडर प्लेड ए की रोल इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल स्टेट? तो इसका भी आप आंसर दे देंगे जैसे मैंने कहानी बताई है। तो इसका जो आंसर है आपका वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही जो है वो देश का देश में जितनी भी आपकी प्रिंसिपल स्टेट थी, यानी 565 या 66 कहीं कहीं होता है, तो 565 या 66 प्रिंसिपल स्टेट थी, और उनको इंटीग्रेट करने में सबसे बड़ा अगर रोल प्ले किया है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। इसलिए उनको जो है यूनिटी, भारत की यूनिटी का जो है जनक माना जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी एक जो है स्टैचू बनाया गया है जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। तो सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार पटेल जो है उस टाइम पे एक मंत्रालय, मैंने बताया था कि एक मंत्रालय बनाया गया था जिसका नाम था रियासती विभाग मंत्रालय। उसके मिनिस्टर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और वीपी मेनन साहब को जो है उसका सेक्रेटरी बनाया गया था, जो ब्रिटिश सरकार में आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, आईसीएस आज आपका जो है वो आईएएस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट वाज ए की चैलेंज फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, यानी नव स्वतंत्र भारत के लिए प्रमुख चुनौती क्या थी? तो ये आपको इसमें देखना बताना है। क्या इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन था? क्या औद्योगिक अति उत्पादन था? तो ऐसा तो था नहीं कि उद्योगों का अति उत्पादन उनके सामने चुनौती थी। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ था, यानी उच्च जनसंख्या वृद्धि थी, या एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रशासनिक पुनर्गठन और आर्थिक विकास, और मिलिट्री अलायंसेज विद सुपर पावर्स, महाशक्तियों के साथ सैन्य गठबंधन? ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे हम कट कर देते हैं, क्योंकि जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं एनएएम जरूर पढ़ाता हूँ, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है आपका, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। क्योंकि जब भी कोल्ड वार की बात होती है तो जब भारत की बात आती है तो भारत ने अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर किया था, वो किसी भी जो है महाशक्ति के साथ सैन्य गठबंधन नहीं बनाएगा। उन्होंने अपना एक थर्ड फ्रंट ओपन किया जिसका नाम रखा गुट निरपेक्ष। ठीक है, तो ये सभी गुट निरपेक्ष देशों में भारत जो है वो उनका फाउंडिंग मेंबर में से भी था और जो है उसका मेंबर भी था। ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका सी।
क्योंकि यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने क्या किया, उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो रीस्ट्रक्चर देखा जाता है वो ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं को माना जाता है। जिस एग्जाम की आज जो है एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं, जिसको हम जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है, हम बोल चाल में, जिससे आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे ऑफिसर्स बनते हैं। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, और ये जो पूरा का पूरा जो माइंड था इसके पीछे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लेकर आए हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि देश की यूनिटी में जो है बहुत बड़ा एक की रोल प्ले किया है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाए इसका? आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। हाउ डिड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भाषाई पुनर्गठन ने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया? तो इट लेड टू द राइज ऑफ कम्युनल पार्टीज। क्या इसने जो है कम्युनल पार्टीज को जन्म दिया? क्या ऐसा हुआ था? यानी इसने सांप्रदायिक दलों का उदय हुआ। इट रिड्यूस रीजनल रिप्रेजेंटेशन, इसने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कम किया। या इट डेमोक्रेटाइज्ड पॉलिटिक्स बाय इंक्लूडिंग नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स, यानी इसने गैर अंग्रेजी भाषी अभिजात वर्ग को शामिल करके राजनीति को लोकतांत्रिक बनाया है। या इट कॉज्ड ए डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट, इसने मतदान में गिरावट आई है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मतदान से कोई गिरावट नहीं आई है। और नहीं, आपका जो है आंसर ए होगा, क्योंकि सांप्रदायिक दलों का उदय नहीं हुआ था। ये सांप्रदायिक दलों को नहीं कह सकते, हाँ क्षेत्रीय दलों का उदय करने के लिए जो रीजनल पार्टीज हैं अपनी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रीजन की अपनी अलग अलग रीजनल पॉलिटिक्स यानी क्षेत्रीय राजनीति हो सकती है, उनके क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज ने जो है जन्म लिया था, जिसमें आपके जो है डीएमके, आई डीएमके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, पंजाब में अकाली दल, बहुत सारी पार्टी जो है रीजनल पार्टीज का उदय हुआ था, लेकिन वो कम्युनल पार्टीज उनको हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात करें, क्या इट रिड्यूस रीजनल रिप्रेजेंटेशन? ये तो होगा नहीं। क्या इसने रीजनल रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस किया? नहीं, इसने तो बल्कि रीजनल जो रिप्रेजेंटेशन है आपका, क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है, उसको बढ़ाया है, उसको इंक्रीज किया है। तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और वोटर टर्नआउट तो बिल्कुल कम नहीं हुआ था, वोटर टर्नआउट तो जो है वो हर बार बढ़ता ही चला गया था। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो सी है, क्योंकि इसने क्या किया था कि गैर अंग्रेजी भाषी अभिजात वर्ग को शामिल करके राजनीति को लोकतांत्रिक बनाया था। क्योंकि गैर अंग्रेजी भाषी जो आपके जो देखा जाए जो अभिजात वर्ग थे, रीजनल क्षेत्र के जो छोटे छोटे जो अभिजात वर्ग थे, उनको भी शामिल इसमें इसने किया, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इसलिए इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। तो सी इट राइट आंसर। ओके, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज ए मेजर रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड इन 2000, यानी 2000 के में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जैसे नए राज्यों के निर्माण का एक प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर आपको जो है वो शो हो गया है। तो इसका आंसर यही था कि वो जो थे आपके इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट रीजनल जो है रीजन थे, जिन्होंने कहा था कि अपनी हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए हमें जो है आप अलग कर दीजिए। भाषाई आधार पर इनको नहीं बनाया गया था। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है आपका, तो उत्तराखंड की भी वही भाषा है जो उत्तर प्रदेश की है। दोनों स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ये क्या थे कि उत्तराखंड जो था वो पहाड़ी राज्य था, और झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था, तो इसलिए ये अलग होना इससे चाहते थे। ठीक है, तो ये जो है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे सीयूईटी के लिए। और ऐसे ही सीयूईटी के एमसीक्यू जो है वो हम जो है आ, आपको लगातार जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इसको देखें और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को जो है वो स्टडी करें। ठीक है, साथ ही हम बात करें, साथ ही इसमें हमारा जो गुरुकुल माइंड जो एक इंस्टीट्यूशन है, गुरुकुल माइंड की टीम जो है वो सीयूईटी के सिलेबस के साथ, सीयूईटी के पूरे कंटेंट के साथ आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। तो इसमें क्या करना है कि आपको हमारा एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड एप्लीकेशन, ये आप लोन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। आप हमसे जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक तीनों पे जो है आप हमें क्या कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, अगर आपको हमारी फिजिकल क्लासेस विजिट करनी है, अगर आपको जो ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा है।
और आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8882608880। और साथ ही हमारी कंटेंट रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।